हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 10वीं क्लास की हिंदी की बुक कृतिका का दूसरा चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। तो इसका हम करेंगे सारांश ताकि चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो साना साना हाथ जोड़ी जो ये कहानी है वो लिखी गई है मधु कांकरिया जी के द्वारा। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर नमस्कार करना। साना साना मतलब छोटे छोटे, हाथ जोड़ी माने हाथ जोड़कर। तो ये पाठ लेखिका की सिक्किम और दार्जिलिंग यात्रा का वर्णन है। तो वो सिक्किम और दार्जिलिंग की यात्रा पर गई थी, तो वहाँ की सुंदरता है, इन सब चीज़ों का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। तो लेखिका गंगटोक शहर की सुंदरता, शांत वातावरण और प्रकृति के अद्भुत दृश्यों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं वो दृश्य। तो रात के समय उनको ऐसा लगता है मानो आसमान धरती पर उतर आया हो और तारे नीचे झिलमिला रहे हों। उस वातावरण में उन्हें अपार शांति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। तो सुबह लेखिका कंचनजंगा जो पर्वत है उसको देखने की इच्छा से बालकनी में जाती हैं। तो मौसम साफ़ होने के कारण कंचनजंगा जो पर्वत है उनको दिखाई दे जाता है, लेकिन बादलों के कारण वह कभी छुप जाती है, तो कभी जो चोटी होती है कंचनजंगा की और कभी दिखाई देती है। फिर इसके बाद जो लेखिका होती हैं वो युमथांग घाटी की यात्रा पर निकलती हैं। तो रास्ते में उन्हें हिमालय की सुंदर घाटियाँ, फूलों से भरी वादियाँ और प्राकृतिक दृश्य जो होता है वो उनका मन मोह लेता है। तो रास्ते में उनको हिमालय की सुंदर घाटियाँ दिखाई देती हैं, फूलों से भरी वादियाँ दिखाई देती हैं और ये सारे दृश्य देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है, वो मोहित हो जाती हैं। तो यात्रा के दौरान जो लेखिका है उनको स्थानीय लोगों का जो सरल स्वभाव था, उनकी संस्कृति और प्रकृति के प्रति जो प्रेम था वो देखने को मिलता है। तो पूरे पाठ में प्रकृति की सुंदरता, शांति और आध्यात्मिक अनुभूति का अत्यंत बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो पूरे पाठ में प्राकृतिक सौंदर्य, शांति और आध्यात्मिक अनुभूति का अत्यंत सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। फिर इसके बाद जो मधु कांकरिया जी हैं उन्होंने युमथांग यात्रा के दौरान हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध संस्कृति और लोगों की आस्थाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। तो लेखिका बताती हैं कि इस बार भी कंचनजंगा पर्वत बादलों से ढका हुआ था। तो बादल ऐसे लग रहे थे मानो ठाकुर जी के मंदिर के कपाट बंद हो। पर्वत साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रास्ते में रंग बिरंगे फूल इतने अधिक थे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे किसी फूलों के विशाल बगीचे में पहुंच गई हों। तो इसके बाद लेखिका बताती हैं कि गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर दूर युमथांग स्थित है। तो युमथांग गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर दूर है। तो युमथांग का अर्थ घाटियाँ होता है। युमथांग का मतलब क्या होता है? घाटियाँ। तो ड्राइवर कम गाइड उन्हें रास्ते भर हिमालय की गहरी घाटियों और फूलों से भरी वादियों के बारे में बताता जाता है। तो जो ड्राइवर था वही गाइड बना हुआ था, सब बता रहा था क्या है क्या नहीं है। तो लेखिका बाल सुलभ उत्साह से बार बार पूछती हैं कि वहाँ बर्फ़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो लेखिका बार बार पूछती हैं ड्राइवर से कि वहाँ बर्फ़ तो मिलेगी, जैसे हम लोग भी घूमने जाते हैं तो यही सोचते हैं कि पता नहीं बर्फ़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। इससे उनकी उत्सुकता और आनंद का पता चलता है। तो यात्रा के दौरान वे पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें सुंदर नुकीले पेड़ और जगह जगह सफ़ेद रंग की पताकाएँ दिखाई देती हैं। तो वे पताकाएँ हवा में किसी झंडे की तरह लहरा रही थी। नागा बताता है कि ये बौद्ध धर्म की प्रार्थना पताकाएँ हैं जिन पर मंत्र लिखे होते हैं। तो ये शांति और अहिंसा का प्रतीक मानी जाती हैं। नागा आगे बताते हैं कि जब किसी बौद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर 100 या 800 सफ़ेद पताकाएँ लगा दी जाती हैं। इन्हें बाद में हटाया नहीं जाता, बल्कि समय के साथ वे स्वयं नष्ट हो जाती हैं। तो कई बार नए कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएँ लगाई जाती हैं। तो कोई नया काम शुरू करना हो तो रंगीन पताकाएँ लगाई जाती हैं, या किसी की मृत्यु हो जाती है तब इस तरह की पताकाएँ लगी होती हैं, तो लगाई जाती हैं लोगों के द्वारा। इससे बौद्ध धर्म में आस्था और धार्मिक परंपराओं का महत्व स्पष्ट होता है। तो लेखिका की नज़र ड्राइवर की जीप पर
लगी जो दलाई लामा की तस्वीर है उस पर जाती है, तो उन्हें रास्ते में कई दुकानों पर भी दलाई लामा की तस्वीरें दिखाई देती हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग दलाई लामा का बहुत सम्मान करते हैं। आगे ड्राइवर एक स्थान के बारे में बताता है कि वहाँ प्रसिद्ध फिल्म जो गाइड है उसकी शूटिंग हुई थी। तो वहीं लेप्चा और भूटिया जातियों के बीच लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो वहीं पर लेप्चा और जो भूटिया जाति थी उनके बीच बहुत लंबा संघर्ष चला, बाद में संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए उनकी संधि हो गई। वहाँ उस ऐतिहासिक घटना की याद में एक पत्थर भी स्थापित किया गया है। इसके बाद लेखिका एक झोंपड़ी के अंदर घूमता हुआ चक्र देखती हैं। पूछने पर नागा बताता है कि यह धर्म चक्र या प्रेयर व्हील है। तो लोगों की मान्यता है कि इसे घुमाने से क्या होता है, सारे पाप जो होते हैं वो धुल जाते हैं। तो यह सुनकर लेखिका आश्चर्य करती हैं कि विज्ञान और आधुनिकता की इतनी प्रगति हो चुकी है, फिर भी लोगों में कितनी आस्था है, विश्वास है। पापपूर्ण और धार्मिक कल्पनाएं आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। तो आज भी लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि धर्म चक्र है या ये प्रेयर व्हील है, इसको घुमाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो इस अंश में जो प्रकृति की सुंदरता है, हिमालय जीवन, बौद्धिक संस्कृति, लोगों की धार्मिक आस्था और शांति की भावना का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया गया है। तो यहाँ तक का जो सारांश था, तो उसमें जो प्राकृतिक की सुंदरता है, हिमालय का जीवन है, बौद्ध संस्कृति है, लोगों की धर्म में कितनी आस्था है, शांति की भावना, इन सब चीज़ों का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया गया है। तो लेखिका ने पहाड़ों में रहने वाले गरीब मजदूरों और बच्चों के कठिन जीवन का भी मार्मिक चित्रण किया है। पत्थर तोड़ती पहाड़ी स्त्रियों के हाथों में पड़े कठोर ठेले देखकर लेखिका को महसूस होता है कि आम लोगों का दुख, अभाव और संघर्ष हर जगह एक जैसा होता है। तो यहाँ भी जो औरतें होती हैं बहुत मेहनत करती हैं, उनके हाथ में कठोर जो ठेले होते हैं, मतलब जो हाथ होता है उसमें छाले से पड़ जाते हैं मोटे मोटे। तो उनके साथी जितेन उन्हें समझाते हैं कि ये पहाड़ों की सामान्य जनता है और पर्यटकों को प्रकृति की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन लेखिका के मन में उन मेहनतकश लोगों के प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। तो जो मेहनत करते हैं वहाँ के लोग, उनके प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। उन्हें लगता है कि ये लोग समाज को बहुत कुछ देते हैं और बदले में बहुत कम पाते हैं। तभी वे श्रमिक स्त्रियों को हंसते हुए देखती हैं। तब वो क्या देखती हैं, जहाँ वहाँ पर जो श्रमिक स्त्रियाँ हैं वो हंस रही हैं और उन्हें महसूस होता है कि कठिन जीवन में भी खुशी और जीवंतता बनी रहती है। तो इस कठिन परिस्थिति में भी ये स्त्रियाँ हंसती हैं, तो उनको लगता है कि कठिन जीवन में भी खुशी है। ऐसा नहीं है कि ये मेहनत कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं लेकिन खुश नहीं है। तो ये इस तरह के जीवन में भी अपने आप को खुश रख लेती हैं। फिर आगे यात्रा के दौरान वे ऊंची पहाड़ी रास्तों पर बढ़ते हैं। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे स्कूल से लौटते हुए दिखाई देते हैं। वे वाहन से लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन बताता है कि ये बच्चे रोज़ कई किलोमीटर की कठिन पहाड़ी चढ़ाई करके स्कूल जाते हैं, तो कई किलोमीटर दूर जाते हैं इसी तरह से ये चलते हुए। जब मणि पूछता है कि वहाँ स्कूल बस क्यों नहीं है, तब जितेन बताता है कि पहाड़ी जीवन बहुत कठिन होता है, वहाँ सुविधाएं कम होती हैं और दूर दूर तक केवल एक ही स्कूल है। तो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं। वे मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से भारी लकड़ियाँ ढोकर भी लाते हैं। तो इस अंश में जो पहाड़ी लोगों के संघर्षपूर्ण जीवन, उनकी मेहनत, सादगी और कठिन परिस्थितियों में भी वो किस तरह से खुश रहते हैं, इस भावना का चित्रण किया गया है। तो इस अंश में पहाड़ी लोगों के संघर्षपूर्ण जीवन, उनकी मेहनत, सादगी और कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहने की भावना जो है उसका चित्रण किया गया है कि वो किस तरह से इतनी कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहते हैं। फिर जब वो आगे जाती है तो उनको खतरनाक पहाड़ी रास्ते और चेतावनियाँ लिखी हुई दिखाई देती हैं। तो रास्ते धीरे धीरे बेहद संकर और ख़तरनाक होते जा रहे थे, पतले होते जा रहे थे। तो रास्ते इतने तंग थे कि लगता था इंच टेप से नापकर जीप भर की जगह बनाई गई, बस इतनी जगह बनाई गई हो कि जीप निकल जाए। जरा सा संतुलन बिगड़ने पर जीप सीधे घाटियों में गिर सकती थी। तो जगह जगह चेतावनी लिखी थी, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बी केयर, मैन ईटर अराउंड,
पर वहाँ नरभक्षी जानवर नहीं थे बल्कि दूध देने वाले काले काले याक दिखाई दिए। तो बर्फ़ से बचाव के लिए घने बालों वाले याक थे ये। शाम ढलने पर पहाड़ी जीवन का दृश्य कैसा था? तो सूरज ढल रहा था, पहाड़ी औरतें गायों को चराकर और सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर लेकर लौट रही थी। आसमान धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। जीप चाय के बागानों से गुजर रही थी। तो चाय के हरे भरे बागानों में जो युवतियां थीं वो सिक्किम परिधान बोकू पहनकर पत्तियां तोड़ रही थीं। बोकू वहाँ का एक जो परिधान होता है, वस्त्र होता है, उसको पहनकर वो जो चाय की पत्तियां हैं वो तोड़ रही थीं। तो एक युवती ने चटक लाल बोकू पहन रखा था। बोकू मतलब टखने तक लंबा एक कुर्ता होता है जिसमें बीच में बेल्ट लगी होती है, चारों तरफ से बंधा होता है। इस तरह का जो वस्त्र होता है वो लोग पहनते हैं। तो डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में लाल रंग का और हरियाली मिलकर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहे थे। डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में लाल रंग और हरियाली मिलकर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहे थे। ये सौंदर्य लेखिका के लिए मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। तो ये जो दृश्य था उससे वो मंत्रमुग्ध हो रही थी, उनको बहुत सुंदर लग रहा था ये दृश्य। शाम ढल रही थी, जो औरतें थीं वो चाय के बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। उन्होंने वहाँ का परिधान जो बोकू था वो पहन रखा था। तो इस तरह से जो दृश्य थे काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे वहाँ के। लायोंगो में रात और तिस्ता नदी का किनारा। तो युमथांग पहुँचने के लिए लेखिका को रात लायोंग नाम की छोटी शांत बस्ती में बितानी होती है। तो लायोंग तिस्ता नदी के तीर पर किनारे पर बसी लकड़ी की एक छोटी सी जगह थी। तो लायोंग तिस्ता नदी के किनारे पर बसी लकड़ी की एक छोटी सी जगह थी। रात में लेखिका तिस्ता के किनारे पत्थरों पर बैठ गई। ऊपर से झरना बहकर तिस्ता में मिल रहा था। मंद मंद हवा, झूमते पेड़ पौधे, बादलों से ढका चांद, चारों ओर अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुनझुन जो आवाज़ थी वो सुनाई दे रही थी। तो प्रकृति से मिला दार्शनिक बोध। तो इस शांति में लेखिका को लगा जैसे भीतर ज्ञान का बोधिस्त्व उग रहा हो। उन्हें समझ आ गया कि असली सुख शांति वहीं है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी लय, ताल और गति में है। तो लेखिका मानती है कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के इस लय से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। तो हमारी पीढ़ी ने क्या किया है, ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके साथ खिलवाड़ किया है, मतलब पेड़ पौधे काट दिए हैं। तो इस यात्रा के बाद हिमालय उनके लिए सिर्फ कविता नहीं बल्कि दर्शन बन गया। तो खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए लेखिका ने सिक्किम के प्राकृतिक सौंदर्य, याक, चाय के बागान, तिस्ता नदी को देखा। लायोंग की शांति में उन्हें अनुभूति हुई कि प्रकृति की लय में ही सच्चा सुख है और मनुष्य ने उससे खिलवाड़ कर अपराध किया है। तो तिस्ता नदी के किनारे शांति का अनुभव। रात में लेखिका तिस्ता नदी के किनारे बैठी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे, चांद बादलों में छिपा था। चारों तरफ इतनी शांति थी जैसे मंदिर की घंटी बज रही हो। यहाँ बैठकर उन्हें लगा कि असली सुख वहीं है जहाँ पेड़, जानवर, इंसान सब अपनी अपनी लय में जीते हैं। हमें लगा कि हमने प्रकृति से खिलवाड़ करके बहुत बड़ी गलती की है। अब हिमालय उनके लिए सुंदर कविता नहीं बल्कि जीवन का सच बन गया था। तो नदी के पानी से जुड़ी भावना और रात का नाच गाना। तो अंधेरा होने से पहले लेखिका तिस्ता नदी तक गई। पानी को हाथ में लिया तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हमारे यहाँ पानी हाथ में लेकर वादा किया जाता है, पर वे कोई बाधा नहीं कर पाई। बस मन से प्रार्थना निकली कि मेरे अंदर की सारी बुराई इस पानी में बह जाए। रात में गेस्ट हाउस में सबने मिलकर खूब नाच गाना किया। 50 साल की सहेली मरी ने इतना अच्छा नाच किया कि सब देखते रहे। तो पूरी रात उन्होंने खूब मस्ती की, खूब खुश हुई। फिर लायोंग की सुबह और बर्फ़ ना मिलने का दुख। तो लायोंग जो था सुबह बहुत शांत था। तिस्ता नदी धीरे धीरे बह रही थी। यहाँ के लोग आलू उगाते हैं और दारू का काम करते हैं। लेखिका को लगा था कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल में यहाँ बर्फ़ का एक टुकड़ा भी नहीं था। मैदान से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ जन्नत जैसे होते हैं, इसलिए वो उदास हो गई।
फिर कटाव की जानकारी और आगे का सफ़र शुरू होता है। तो एक सिक्किमी लड़का था, उसने बताया कि प्रदूषण की वजह से बर्फ़ कम हो गई है, लेकिन कटाव जाओ तो बर्फ़ पक्का मिलेगी। जगह का नाम है कटाव, तो वहाँ जाओगे तो बर्फ़ पक्का मिलेगी। कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। तो यह लायोंग से 500 फीट ऊपर है। 2 घंटे का रास्ता है। अभी तक टूरिस्ट कम आते हैं, इसलिए यह एकदम प्राकृतिक है। तो टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते, तो यहाँ पे इतनी गंदगी वगैरह कुछ नहीं होती। बहुत प्राकृतिक है ये। सब लोग उम्मीद के साथ कटाव के लिए निकलते हैं, लेकिन कटाव का रास्ता और भी खतरनाक था। चारों तरफ धुंध और बारिश, पहाड़, पेड़ सब बादलों में छिपे थे। जीप बादलों को चीरती हुई चल रही थी। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। सब लोग डर के मारे चुप हो गए थे। तो लेखिका ने तीस्ता नदी के किनारे प्रकृति की शांति को महसूस किया। रात में सबके साथ नाच गाना किया। लायोंग में बर्फ़ न मिलने से वो उदास हुई और फिर बर्फ़ देखने के लिए खतरनाक रास्तों से कटाव की ओर चल दी। मुख्य बात क्या है इस हिस्से में? प्रकृति से जुड़ाव, मानवीय आनंद, प्रदूषण से बर्फ़ का कम होना और रोमांच भरे सफ़र का जिक्र किया गया है। फिर कटाव का डरावना रास्ता। तो लेखिका और उनके दोस्त कटाव जा रहे थे। रास्ता बहुत ख़राब था। चारों तरफ सिर्फ बादल और धुंध, पहाड़, पेड़, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। जीप धीरे धीरे फिसलन भरे रास्तों पर चल रही थी। सब लोग डर के मारे चुप थे। एक गलती हुई तो सब खत्म। रास्ते में बोर्ड लगे हुए थे, अगर शादीशुदा हो तो डाइवोर्स की स्पीड में चलो, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी हुई थी। उनको बहुत डर लग रहा था। कटाव पहुंचकर क्या हुआ? बर्फ़ दिखाई दी। आधा रास्ता पार करने के बाद धुंध हटी। दूर से बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। पास के पहाड़ आधे हरे काले थे, जैसे किसी ने उनके ऊपर पाउडर छिड़क दिया हो। तो ड्राइवर नार्गे ने बताया, जो कटाव है वो भारत का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है। लेकिन सहेली मरी, जो असली स्विट्ज़रलैंड घूम चुकी थी, उसने कहा, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। मतलब ये जगह स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है। थोड़ा और आगे गए तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़, साबुन के झाग जैसी सफ़ेद बर्फ़, चांदी की तरह चमकते पहाड़। तो जो लेखिका थी वो खिड़की से बाहर देखती रही। बर्फ़बारी और खुशी का माहौल। तो उनको तो बर्फ़ ही देखनी थी। बर्फ़ मिल गई उनको। जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो लेखिका ने नेपाली में कहा, राम रोचो, यानी बहुत अच्छा। यह सुनकर जितेन खुश हो गया। तभी हल्की हल्की बर्फ़ गिरने लगी, जैसे मोती गिर रहे हों। जितेन ने नेपाली में गाना गाया, तिम्रो माया सेंधे मलाई सताउंच। तो मतलब होता है कि तुम्हारा प्यार मुझे हमेशा रुलाता है। फिर बर्फ़ में उन्होंने मस्ती की। सब लोग जीप से उतरकर बर्फ़ में कूदने लगे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ़ थी। ऊपर नीला आसमान और नीचे सफ़ेद बर्फ़, दोनों एक जैसे लग रहे थे। लोग बर्फ़ में लेटकर फ़ोटो खींचने लगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि बहुत डरावने और धुंध वाले रास्ते से जाते हुए सब लोग डरे हुए थे। कटाव पहुँचे तो चारों तरफ सुंदर बर्फ़ दिखाई दी। सब खुश हो गए। हल्की बर्फ़ भी गिरने लगी। फिर सबने जीप से उतरकर बर्फ़ में खूब मस्ती की, फ़ोटो खींचे। खास बात यहाँ पे क्या बताई गई है कि कटाव की बर्फ़ और सुंदरता स्विट्ज़रलैंड से भी बेहतर लगी उनको। तो स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत सुंदर है कटाव। तो बर्फ़ देखकर लेखिका के पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे, पर मन बहुत खुश था। उनका मन किया कि बर्फ़ पर लेटकर इस जन्नत को देखें, पर उनके पास बर्फ़ वाले जूते नहीं थे, लंबे वाले। कटाव यूमथांग में कोई दुकान भी नहीं थी जहाँ पर जूते किराए पर मिल जाते। तो फ़ोटो खींचने की जगह उन्होंने इस सुंदर नज़ारे को मन में बसाया, ताकि घर जाकर बार बार याद कर सकें। उन्हें लगा कि ऐसी ही सुंदर जगह पर बैठकर हमारे जो पुराने ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने वेद लिखे होंगे। यह जगह कितनी पवित्र है कि बड़े से बड़ा बुरा आदमी भी यहाँ आकर अच्छा बन जाए। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है उनको। तो मरी की बात हिमालय पानी का खजाना है। तो लेखिका ने मरी से मिल्टन की कविता के बारे में पूछा, पर मरी कुछ और ही सोच रही थी। मरी ने कहा, यह बर्फ़ के पहाड़ पूरे एशिया के पानी की टंकी हैं। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में पानी जमा हो जाता है। गर्मियों में जब पानी की कमी होती है, तब यही बर्फ़ पिघलकर नदी बन जाती है, हमारी प्यास बुझाती है। तो प्रकृति का यह इंतज़ाम कितना बढ़िया है। हम इन नदियों और पहाड़ों के बहुत एहसानमंद हैं। तो यह सुनकर लेखिका को दुख हुआ। उन्हें उन पहाड़ों की याद आई जिन्हें लोग पत्थर तोड़कर ख़राब कर रहे हैं।
तो जिन पहाड़ों को तोड़ने के बाद उसमें सुरंगें बनाई जा रही हैं, उन्हें तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं पहाड़ों को, तो यह सुनकर लेखिका को बहुत दुख होता है कि ये जो पहाड़ हैं वो हमारे कितने काम की चीज़ें हैं, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। फिर फौजी भाई से मुलाकात होती है। आगे जाने पर फौजी कैंप दिखे तो यहाँ चीन की सीमा पास ही थी। -15 डिग्री की ठंड में एक फौजी से लेखिका ने पूछा, आपको बहुत तकलीफ़ होती होगी? तो फौजी उदास होकर हंसा और बोला, आप लोग चैन से सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। तो आगे एक कैंप पर लिखा हुआ था, एक कैंप था, उस पर लिखा हुआ था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, मतलब हम अपना आज तुम्हारे कल के लिए दे रहे हैं। तो लेखिका की जो सोच है बदल जाती है। यह सुनकर लेखिका का मन भर आता है। शहर में रहते हुए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बर्फीले इलाकों में हम 5 मिनट में ठिठुर जाते हैं, वह हमारी फ़ौजें पौष माघ की कड़कड़ाती ठंड में भी ड्यूटी करते हैं। सब कुछ जम जाता है सिर्फ पेट्रोल छोड़कर। जिन खतरनाक रास्तों पर चलकर हम डर जाते हैं, उन रास्तों को बनाने में कितने मज़दूरों की जान चली गई होगी। युमथांग घाटी में रंग बिरंगे फूल। अब वो लायोंग से वापस युमथांग जा रहे थे। जितेन नेपाल से लौटा था तो रास्ते जानता था। युमथांग पहुंचते ही नया नज़ारा दिखा। ढेर सारे प्लूता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन ने कहा, 15 दिन में पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी, जैसे फूलों का बिस्तर बिछा हो। तो यहाँ रास्ते थोड़े चौड़े थे इसलिए डर कम लगा। घाटी में बंदर भी दिखे, कुछ अकेले कुछ बच्चों के साथ। तो युमथांग देखकर थोड़ी निराशा हुई लेखिका को। बादलों और पहाड़ों के बीच से जीप युमथांग पहुंची, पर कटाव की बर्फ वाले पहाड़ देखने के बाद युमथांग जो था वो थोड़ा फीका लगा। लेखिका को समझ आया कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत मंजिल तक का सफ़र होता है। फिर क्या होता है, सिक्किमी लड़की थी, उससे बात होती है। युमथांग में चिप्स बेचती एक लड़की से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो, मतलब सिक्किम की हो? तो लड़की बोली, नहीं मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। पहले सिक्किम अलग देश था, तब यहाँ टूरिस्ट कम आते थे। अब सिक्किम के लोग भारत में इतना घुल मिल गए हैं कि लगता ही नहीं कभी अलग थे। तो पहाड़ी कुत्ते की बात। जीप में बैठते ही एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मरी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये दिन में नहीं भौंकते, सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। तो फौजियों की कुर्बानी देखकर जो लेखिका हैं वो उदास हो जाती हैं। फिर युमथांग जाते हैं, वहाँ रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। कटाव की बर्फ़ के बाद युमथांग उनको फीका लगता है। एक सिक्किमी लड़की ने खुद को इंडियन बताया, जो लेखिका को बहुत अच्छा लगा। पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ख़ास बात क्या है, हमारे जो फ़ौजी होते हैं बहुत तकलीफ़ में देश की रक्षा करते हैं। सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है, यहाँ बताया गया है जैसा कि। तो सिक्किम के लोग अब खुद को गर्व से इंडियन कहते हैं। फिर पहाड़ी कुत्ते की अनोखी बात। लेखिका को सुनकर बहुत हैरानी हुई कि पहाड़ी कुत्ते सिर्फ पूनम की चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो उन्हें लगा, क्या समुंदर की तरह कुत्तों पर भी चांद का असर होता है? तो लौटते समय जितेन की बातें। वापसी में ड्राइवर जितेन ने रास्ते की कई खास बातें बताईं, जैसे गुरु नानक का पत्थर। एक पत्थर पर गुरु नानक जी के पैरों के निशान हैं। तो कहते हैं कि यहाँ उनकी थाली से चावल गिरे थे। जहाँ चावल गिरे वहाँ आज भी चावल की खेती होती है। खेटुम जगह, यह 1 किलोमीटर की पवित्र जगह है और यहाँ देवी देवता रहते हैं। मान्यता यह है कि जो यहाँ गंदगी करेगा वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो लेखिका ने पूछा, क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं करते? जितेन बोला, नहीं मैडम, हम पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो लेखिका बोली, तभी गंगटोक इतना सुंदर है। जितेन ने सही किया, गंगटोक नहीं गंगतोक बोलिए। गंगतोक का मतलब होता है पहाड़। युमथांग कैसे बना टूरिस्ट स्पॉट? तो जितेन ने बताया कि पहले युमथांग टूरिस्ट जगह नहीं थी, मतलब यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते थे। सिक्किम भारत में मिलने के कई साल बाद आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को लगा कि सिर्फ फौजी रखने से क्या होगा, पहाड़ों के बीच रास्ते बनाकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। अभी भी यहाँ नए रास्ते बन रहे हैं।
तो लेखिका का आखिरी विचार। लेखिका मन में सोचती हैं, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नई नई जगहों की खोज चल रही है। शायद इंसान की इसी कभी ख़त्म ना होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। इसके बाद जीप आगे बढ़ती है और पाठ यहीं ख़त्म हो जाता है। तो लेखिका की सिक्किम यात्रा में खतरनाक रास्ते, तिस्ता नदी की शांति, कटाव की बर्फ़, फौजियों की कुर्बानी, युमथांग के फूल और स्थानीय लोगों की प्रकृति पूजा देखने को मिली। इस सफ़र ने उन्हें सिखाया कि असली सुख प्रकृति के साथ जीने में है। मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है और इंसान की सुंदरता की खोज कभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे हमारा पाठ ख़त्म हो गया बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करिए। थैंक यू।